नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 5 और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। पिज्जा, बर्गर, सैंडविच जैसा जंक फूड खाना अब महंगा होने वाला है। केरल देश का पहला राज्य बन गया जिसने जंक फूड का फैट टैक्स लगाने का ऐलान किया। केरल सरकार ने जंक फूड पर 14.5% का फैट टैक्स लगा दिया। यानी केरल में अगर आप पिज्जा, बर्गर, सैंडविच जैसे लजीज फूड खाना चाहते हैं तो आपको 14.5% अलग से टैक्स चुकाना होगा। राज्य की नई एलडीएफ सरकार ने बजट में इस टैक्स का ऐलान किया है। सरकार के फैट टैक्स लगाने से मल्टीनेशनल फूड चेन के सबसे बड़ा झटका लगेगा। राज्य सरकार ने साथ ही रेडी टू ईट चपाती पर 5% का टैक्स लगा दिया। दरअसल जंक फूड के कंजम्पशन को घटाने के लिए पूरी दुनिया में बहस हो रही है। डेनमार्क और हंगरी जैसे कुछ देशों ने पहले जंक फूड पर फैट टैक्स लगा चुके हैं। हालांकि डेनमार्क ने बाद में इसे हटा दिया था। तो चलिए आपको बताते हैं कि जंक फूड पर ये फैट टैक्स लगा है और आप जब फास्ट फूड खाते हैं तो कितनी कैलोरीज उसमें होती हैं। तो अगर आप 7,700 कैलोरीज लेते हैं एक दिन में तो उससे 1 किलो वजन आपका बढ़ता है। आप पिज्जा जंक फूड में शामिल है, 14 इंच के उसके पैक में आप 2,269 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं और वहीं 100 ग्राम चिप्स के पैकेट में 547 कैलोरीज होती हैं। तो पिज्जा और चिप्स के बाद फ्रेंच फ्राइज अगर आप लेते हैं, फ्रेंच फ्राइज खाने के शौकीन हैं, तो 100 ग्राम फ्रेंच फ्राइज में 312 कैलोरीज और वहीं बर्गर में 100 ग्राम का जो बर्गर है उसमें 295 कैलोरीज आप लेते हैं। और आइसक्रीम यानी कि 100 ग्राम का आइसक्रीम का जो पैक है उसमें 207 कैलोरीज होती हैं और 330 मिलीलीटर की जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें 142 कैलोरीज होती हैं। तो चलिए 7,700 कैलोरी से 1 किलो वजन बढ़ता है और किस जंक फूड में कितनी कैलोरीज हैं, कितने ये हानिकारक है। और हमारे संवाददाता समीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, लोगों की सेहत को देखते हुए ये कितना बड़ा कदम माना जा सकता है केरल सरकार का? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा और ठोस कदम केरल की सरकार ने उठाया। ये वहाँ पे जो नई सरकार बनी है एलडीएफ की, उनका ये पहला स्टेट बजट उन्होंने पेश किया और इसमें फैट टैक्स तकरीबन 14.5% का लगाया है। ये एक डिबेट का, एक विवाद का मुद्दा हो सकता है कि फैट जो टैक्स लगाया गया है जिन खाद्य वस्तुओं पर लगाया गया है, जैसे कि पिज्ज़ा है, बर्गर है, ये इस बात को लेकर एक बात की बहस ज़रूर हो सकती है कि ये स्वास्थ्य पर कितना हानिकारक होते हैं इस तरीके के जो खाद्य हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि एक बड़ा और ये ठोस कदम सरकार ने यहाँ पर उठाया है और इससे सीधे तौर पे झटका मल्टीनेशनल कंपनीज़ को, जैसे कि केएफसी, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज या बर्गर की जो चेन्स इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं उनको ज़रूर लगेगा। यही वजह है कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ अभी तुरंत इस पर रिएक्शन तो नहीं दे रही हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि वेट एंड वॉच की सिचुएशन के बाद वो इस पर अपने बयान के साथ या अपने रिएक्शन के साथ सामने आएंगे। जी समीर, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। इस वक्त अमित खुराना, हेड ऑफ फूड सेफ्टी CSE हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित खुराना जी, ये बताइए कि शायद हम ये सभी जानते हैं कि जंक फूड सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक है, लेकिन अब केरल सरकार की तरफ से ये जो कदम उठाया गया है टैक्स लगाने का, आपको लगता है कि इससे जंक फूड खाने वालों में कमी आएगी और किस तरीके से इस कदम को आप देख रहे हैं? हेलो जी बोलिए अमित खुराना जी। हाँ, मैं आपका सवाल लास्ट का लाइन क्या था, मैं सुन नहीं पाया। जी अमित खुराना जी, केरल सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया आप उसे किस तरीके से देख रहे हैं? हाँ जी, ये एक अच्छा कदम है इस वजह से क्योंकि हम सब जानते हैं जंक फूड अल्ट्रा प्रोसेस फूड है जिसमें सॉल्ट, शुगर, फैट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और इससे हेल्थ पे बहुत इम्प्लीकेशन है। इंडिया में बच्चों में खास तौर पे ओबेसिटी बहुत बड़ा इशू है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, ये हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा इनका हेल्थ बर्डन है और ग्लोबली ये बात मानी गई है कि फूड प्रोडक्ट्स, ऐसे फूड्स की कंजम्पशन को डिक्रीज करने के लिए एक इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स में टैक्स एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और टैक्स लगाना इन फूड्स पे थोड़ा सा ज़रूर इफेक्ट करेगा इनकी कंजम्पशन को और अच्छे और फेवरेबल जो हेल्दी फूड्स होते हैं उनकी तरफ डाइटरी, कंज्यूमर की डाइटरी जो चॉइसेस होती हैं उसको उसकी तरफ लेके जाएगा। तो ये बहुत अच्छा कदम है और सरकारों को भी करना चाहिए। मैं इसको देखता हूँ कि ये अनहेल्दी जंक फूड पे टैक्स है। जी बहुत शुक्रिया अमित खुराना जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे और
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने टॉप अधिकारियों से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन और पेनी स्टॉक्स में निवेश पर नजर रखने को कहा है। इसके जरिए आईटी विभाग ब्लैक मनी रखने वालों को पकड़ने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें, ब्लैक मनी पर 4 महीने का कंप्लायंस विंडो 30 सितंबर को खत्म हो रहा है और सरकार की अब ये कोशिश है कि ब्लैक मनी रखने वाले पैसे को ठिकाना ना लगा सकें। आईटी डिपार्टमेंट ने देश भर के 18 रीजन के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को इस बारे में चिट्ठी लिखी। आला अधिकारियों से उन लोगों को भी स्क्रूटिनाइज करने के लिए कहा गया जो आईटी रिटर्न नहीं भरते हैं। तो इस वक्त की अहम खबर हम आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि आईटी विभाग ने आला अधिकारियों को ये आदेश दिया। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन और पेनी स्टॉक्स में निवेश पर नजर रखने को यहाँ कहा गया। आलोक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे आलोक। बिल्कुल, देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, जो इनकम डिस्क्लोजर स्कीम सरकार ने लॉन्च की है, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। उसी के तहत ये जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की स्क्रूटनी की बात आ रही है। हालांकि अगर देखें तो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की स्क्रूटनी हमेशा से होती है, एक नियमित प्रक्रिया है। तमाम बैंक जो कि जिनके यहाँ इस तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, वो एक मंथली बेसिस पर ये ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट आरबीआई को भेजते हैं और उसमें आरबीआई स्क्रूटनी करके देखता है कि कौन से वैल्यू के ट्रांजैक्शन है, उसका कोरिलेशन क्या है, क्या उसका पैन नंबर है, क्या ये लीगल मनी है या ब्लैक मनी है, इस तरह की चीजें जांच करता है। लेकिन जब से ये इनकम डिस्क्लोजर स्कीम सरकार लेके आई है, उसके बाद से इस चीजों पर ज्यादा इनकम टैक्स का जोर बढ़ा है। तो इस तरह से जो इनकम टैक्स विभाग जो कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होगी उस पर फिलहाल एक्शन लेंगे, त्वरित कार्रवाई करेंगे, उसकी जांच करेंगे। अगर उनकी जांच में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो जाहिर सी बात है जो एसएससी होगा उसको जरूर नोटिस भेजेंगे और उससे एक कहे कि तो स्पष्टीकरण या क्लैरिफिकेशन जरूर मांगेंगे। जी आलोक, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। तो अफ्रीकी देशों के दौरे पर गए पीएम मोदी ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच व्यापार की काफी संभावनाएं हैं। दोनों देश डेवलपिंग इकोनॉमी हैं और कई क्षेत्रों में कारोबार साझा कर सकते हैं। तो उधर पीएम मोदी के साथ गए डेलीगेशन के अध्यक्ष वेदांता ग्रुप ने $1 बिलियन के निवेश का ऐलान किया। जिंक और लेड की माइनिंग में वेदांता ग्रुप बड़ी संभावना के तौर पर देख रहा है। वेदांता के दक्षिण अफ्रीका में 1 दशक से माइनिंग कारोबार में मौजूदगी है और इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वेदांता ग्रुप ने $1 बिलियन के निवेश का ऐलान किया है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? कितना फायदा इस निवेश से आने वाले दिनों में हो सकता है? जी, वेदांता लिमिटेड इंडियन कंपनी है। उसके पास जिंक इंटरनेशनल की एसेट थी। हेलो जी बताइए। हेलो जी बताइए। जिंक इंटरनेशनल की एसेट थी, उसमें हम लोगों ने $1 बिलियन लास्ट ईयर से इन्वेस्ट करना चालू किया जब से ये नई सरकार हिंदुस्तान में आई है, क्योंकि साउथ अफ्रीका और इंडिया का बहुत स्पेशल कनेक्शन है। जी। नेल्सन मंडेला, गांधी जी, इनको लेकर और हम गवर्नमेंट की बहुत इच्छा थी कि हम लोग कहाँ साउथ अफ्रीका के साथ में कुछ कारोबार आगे सकते हैं। साउथ अफ्रीका बहुत मिनरल रिच कंपनी है। हम लोग इस रीजन में 12 साल से हैं और हमने यहाँ पे कम से कम भी $4 बिलियन यहाँ इन्वेस्ट किया है लास्ट 10-11 सालों में। और कॉपर का काम करते हैं, एल्यूमिनियम जिंक का काम करते हैं। तो ये $1 बिलियन हम नई माइन खोलने के लिए लगा रहे हैं, जो कि उसमें ऑलरेडी $200 मिलियन ऑलरेडी लग चुके हैं। $800 मिलियन और फेज वाइज लगेंगे। साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ ये माइनिंग हब है, माइनिंग टेक्नोलॉजी बहुत अवेलेबल है। हम लोगों ने यहाँ से माइनिंग टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान जिंक में हम लोग लेके गए हैं। उसमें भी $200 मिलियन का साउथ अफ्रीकन कॉन्ट्रैक्टर लोगों को फायदा हुआ है, क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ काम किया, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी है। तो ये वी आर वेरी एक्साइटेड। और आज इतना जबरदस्त माहौल है यहाँ पे साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में। मोदी जी के लिए जैसे लोग अमेरिका में इकट्ठे हुए थे, उससे ज्यादा हिसाब से लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं उनको सुनने के लिए। जी। तो इस मौके पर $1 बिलियन का अनाउंसमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। जी अनिल जी, ये बताइए कि कमोडिटी की गिरती कीमतें लगातार परेशान कर रही हैं, तो कंपनी क्या स्थिति को किस तरीके से डील कर रही है? हमारे अनिल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? अनिल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो चलिए फिलहाल
अनिल जी से हमारा संपर्क यहाँ पर नहीं हो रहा। बहरहाल हम आपको बता दें कि पीएम मोदी के साथ जो डेलीगेशन के अध्यक्ष वेदांता ग्रुप के $1 बिलियन के निवेश का ऐलान किया, खुद हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए थे। और निवेश दक्षिण अफ्रीका में जो किया गया है ये वाकई भारत के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है दोनों देशों के लिए, ये वो बात कर रहे थे। 4 अफ्रीकी देशों के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री मोदी आज यात्रा के दूसरे पड़ाव पर दक्षिण अफ्रीका में है। रिपोर्ट देखिए। प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जैकब जुमा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आपसी संबंधों की मजबूती पर चर्चा हुई। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए गए। पीएम मोदी जोहानिसबर्ग में ओल्ड फोर्ट प्रिजन कॉम्प्लेक्स भी जाएंगे। 1906 में इसी जेल में महात्मा गांधी कैद रहे थे। नेल्सन मंडेला भी इसी जेल में बंद रहे। In the last 2 decades, our relationship has been a story of strong advances and concrete achievements. दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान पीएम डर्बन से पीटर मैरिट्सबर्ग के बीच ट्रेन का सफर करेंगे। पीटर मैरिट्सबर्ग वही स्टेशन है जहां 1893 में महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। 10 जुलाई को सुबह पीएम तंजानिया पहुंचेंगे। शाम को दौरे के अंतिम पड़ाव में केन्या पहुंचेंगे। तो आज महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार की मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और 10 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। एक राज्य मंत्री का प्रमोशन हुआ। हालांकि शिवसेना के उद्धव ठाकरे शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए। राज्यपाल विद्यासागर राव ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में बीजेपी के 6, शिवसेना के 2 और सहयोगी दलों के 2 सदस्यों को शामिल किया गया है। शिवसेना के राज्य मंत्री राम कुमार शिंदे को कैबिनेट मंत्री के तौर पर प्रमोट किया गया है। आगे के लिए इस महाराष्ट्र का किसान सुखी संपन्न हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। अभी मंत्री पद में 2 बढ़ने की वजह से और ज्यादा जिम्मेदारी शिवसेना के लोगों पे आ चुकी है और जो जितना हो सके लोगों का काम करने की कोशिश हम करेंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए। नहीं, उनकी तो शुभकामनाएं हैं, इसलिए तो मंत्रिमंडल में सहभागी हुए। फडणवीस सरकार ने 31 अक्टूबर 2014 को शपथ ली थी। फडणवीस के साथ 7 कैबिनेट मंत्रियों और 2 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली थी। 5 दिसंबर 2014 को शिवसेना भी फडणवीस सरकार में शामिल हो गई। शिवसेना के कोटे से 10 और बीजेपी से भी 10 मंत्रियों ने शपथ ली थी। और एहसान अब्बास हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एहसान, ये बताइए कि मंत्रिमंडल विस्तार में एक बार फिर से कहीं ना कहीं बीजेपी शिवसेना का घमासान सामने आ गया है। देखिए, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने सफाई दी कि वो किसी कारणवश इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं शरीक हो सके, लेकिन वो किसी तरह से कतई नाराज़ नहीं है और नई जो महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार की जो कैबिनेट विस्तार हुआ है उन्हें बधाई देते हैं। तो साफ है कि अब शिवसेना के कोटे से भी 2 मंत्री जो राज्य मंत्री हैं उनके चेहरे भी आज देवेंद्र फडणवीस सरकार में शामिल हो गए हैं। अब महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार का मंत्रिमंडल 39 साइज़ का हो गया है। अभी भी 3 जो है मंत्रियों की कुर्सियां खाली हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस सरकार का दावा है कि अब कैबिनेट विस्तार के बाद सरकार जो है पहले से ही जो काफ़ी कारगर कदम उठा रही थी, अब और तेज़ी से सरकारी जो कामकाज में और गति आएगी। जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आप।